दिल्ली सल्तनत में हम जो है तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा शासनकाल रहा है, काफी लंबे समय तक रहा है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश था जिसको दास वंश के नाम से जानते थे, दूसरा लोदी वंश था। अब जो तीसरा वंश पढ़ेंगे वो है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में यदि शासकों की बात करें हम, तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जौना खां के नाम से जाना जाता है, इसी का लड़का था, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद जिसको मोहम्मद शाह तुगलक भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमको 4 शासकों जो है पढ़ना है तुगलक वंश में। और याद करने की जहां तक बात है कि हम कैसे याद करेंगे तुगलक वंश के शासक कौन कौन से थे, उन तुगलक वंश के शासकों की याद करने की बहुत ही ढांसू थी, एकदम वही संतोष पागल। गया मोहम्मद फिर नशा करने, ये ट्रिक है। गया मोहम्मद फिर नशा करने, गया से मतलब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिर मतलब फिरोज शाह तुगलक, नशा से मतलब नसरुद्दीन महमूद। इस तरीके से हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि तुगलक वंश के कौन कौन से शासक थे। यही ट्रिक, वही गया मोहम्मद फिर नशा करने। इस तरीके से हम 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे तुगलक वंश के संस्थापक रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये सबसे पहले जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनका जो शासनकाल है तुगलक वंश का, ये 1320 से 1414 तक चला रहा है। जो तुगलक वंश का शासनकाल है वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक था। वैसे 1398 तक था मूलतः, लेकिन ये 1414 ईस्वी तक, क्योंकि उस समय किसी का शासन था नहीं, इसलिए माना जाता है कि इनका जो शासनकाल था वो 14 से 14 तक था। 1320 से 1414 इस प्रकार से लगभग 94 साल तक इन्होंने शासन किया था तुगलकों ने। ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये पहले देपालपुर के गवर्नर हुआ करते थे। देपालपुर के पहले गवर्नर थे, बाद में इन्होंने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया। तब 1320 ईस्वी में, 1320 से 1325 ईस्वी तक ही केवल 5 साल तक इनका शासनकाल रहा है। और खिलजी वंश में जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में बहुत ही निरंकुश, निहायक, कोई कूटनीतिज्ञ नहीं, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, एकदम सब अस्त व्यस्त हो गया था। उसको सुचारू रूप से करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए तुगलकों ने। और उस कड़ी में देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही सुदृढ़ मजबूत शासन और सैन्य व्यवस्था किया। सबसे पहली चीज जो एकदम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले उसको सुदृढ़ मजबूत किया और सैन्य व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त कर दिया। अगला, पुनः खालसा भूमि को दान दे दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ले लिया था। जो भूमि दान में दी जाती थी उसको ले लिया था और लेकर के उसको खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि में कर दिया था। इन्होंने क्या किया कि फिर उस भूमि को दान दे दिया कि चलो ठीक है, आप तुम लोग ले जाओ इसको और कुछ हमको टैक्स वगैरह देते रहिएगा। तुम जो सब सरकारी भूमि बदल गई थी ना, सबको दान दे, ले जाओ भैया, तुम लोग जोतो को जो मिली उन्हीं हमको दे दो, थोड़ा बहुत खाए पिए के। और देखिए, इसने मंगोलों को हरा करके, उस समय मंगोलों का बहुत आक्रमण होता था, जब चाहते थे तब आकर के आक्रमण कर देते थे। इसने हरा करके खुद को एक गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि धारण जो है ये किया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गा से गयासुद्दीन तुगलक और गा से गाजी की उपाधि, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण इनके शासकों की थी, वो ये थी कि सिंचाई के लिए नहरों की, कई बार पूछा गया है, सबसे सुदृढ़ व्यवस्था अगर किसी ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की सबसे खास विशेषता रही है, कृषि पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और इस प्रकार से जो है इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था किया था, बहुत अच्छे। और एक तुगलकाबाद एक शहर है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। अगर पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना किसने किया था, वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये जो तुगलक है ये अंतिम तुर्क मुसलमान है। अंतिम अगर तुर्क मुसलमानों की बात किया जाए कौन है, तो यही दिल्ली सल्तनत में यही तुगलक वंश के शासक हैं। इसका जो पिता था वो तुर्क मुसलमान था, इसकी माता जो थी वो जाट थी, जाट से उसने शादी किया था और उसी से जो है गयासुद्दीन तुगलक का जन्म हुआ था।
जो कि कहाँ का देपालपुर का गवर्नर था पहले। तो इस प्रकार से जो है तुगलक का अभियान के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक का अभियान कैसे रहा है। एक बार वो जो है बंगाल और बिहार को जीतने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक एक बार बंगाल और बिहार को जीतने के लिए एकदम बिल्कुल निकल पड़ा। गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से निकला। वो यही दिल्ली से निकला ऐसे और बिल्कुल यूपी होते हुए बिहार होते हुए बंगाल निकल गया। कहा आज हम सब जीत लेंगे पूरा, और जाकर के बंगाल भी जीता, बिहार में भी जीता, परचम लहराया। तो उसका एक लड़का था जिसका नाम था जौना खां, वही मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को जौना खां के नाम से जाना जाता है। उसने उसकी खुशी के लिए बहुत बड़ी पार्टी किया। सोचिए, एक बहुत बड़ी पार्टी किया, और जिस जहां पर वो पार्टी किया था व्यवस्था, उसको जो है लकड़ी महल बनवाया था। कहा लकड़ी का खूब सुंदर महल बनवाएंगे और वहीं पार्टी होगी इसी खुशी में। तो पिता भी थे, लूटे भी थे, और पार्टी तो बनती ही है। तो एक बहुत बड़ा लकड़ी महल बनवाया, और जब लकड़ी महल बनवाया तो उसमें खूब बड़ा भोज किया। अब सोचो, अब कोई चालाकी भी हो सकती है, इतनी मोट बल्ली नहीं ऊपर आ रखी थी, पता नहीं कैसे मक्खीला मारा भी रहा कि नहीं मार रहा। वही बल्लियां टूट की गिरी और गयासुद्दीन तुगलक की खोपड़ाई लगी, और इनके खोपड़ाई जैसे लगी तैसे चिपट गई तुरंत। 5 साल के बाद में, मतलब 1325 ईस्वी में जब ये लौटे थे विजय अभियान से, तो इनके ऊपर वही लकड़ी गिर गई। और लकड़ी गिरने के बाद में ये भी बड़ा विवादास्पद है कि उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी कि वो अचानक उसे गिर ही पड़ी थी। अभी तो ये बहुत विवादास्पद है। ये लकड़ियां खुद गिर पड़ी थी, वहीं ऐसे लैया के रख दिया था कि ऐसे रखे रहेंगे थोड़ा तिरछी करके, और वहीं बैठाया नीचे, और जैसे वो जो चल ही रहा था, कुछ अपना सिस्टम रहा होगा, वो लकड़ी गिरी उसके ऊपर, वहीं तुरंत मर गया वो। और जब मर गया तो फिर उसका बेटा राजा बन गया, जिसका नाम जौना खां। जौना खां का मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये 1325 से लेकर के 1351 तक इसने शासन किया था। उसका था मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब पगलेटवा शासक। पढ़ा लिखा खूब था ये, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी वीडियो में। अभी तुम लोग को बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है पगलेटवा शासक, इसको क्यों कहते हैं। जो आजकल एक बहुत बड़ी मतलब कहावत एक उभर के आई है, तुगलकी फरमान। क्यों तुगलकी फरमान उसको कहा जाता है, उसके लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। मोहम्मद, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसने जितने भी नियम बनाए, था तो बहुत पढ़ा लिखा, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था ये, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। इसको लगभग 15 से 18 भाषाएं क्या, इससे ज्यादा भाषाओं का इसको ज्ञान था। बहुत अच्छा शासक था ये, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या है, बात कहना जो ज्यादा पढ़ा लिखा होते हैं वो थोड़ी घमंडी होते हैं। उनका लागत कि हम खूब पढ़े लिखे हैं, बस वही गड़बड़ी हो गई। किसी से पूछता उछता नहीं था। अभी गांव में देखो, किसी जो 4 अक्षर पढ़ ले नहीं हो, कुर्सी लगा कर बैठा रहे, हम ढेर पढ़े, हम क्या करके सोचिए। यही वाली बात थी इसके अंदर। ये कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था सब, और दूर दृष्टि वाला था कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नहीं 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा, उसको आज ही शुरू कर देता था। दीवा स्वप्न वाला शासक था, मतलब कि अगर एक स्वप्न में बैठा है, सोचा था अरे वो तो इतना टैक्स लगाए रहे, 1/2 लगाए नहीं, तुरंत कहां हमारा रजिस्ट्रेशन लेके आओ, पैड लेके बाहर लेके आओ, तुरंत कह देता, चलो 1/2 कर लग गया। कोई भी नियम रहता था, इसे सोचता तुरंत उसको, न किसी से पूछना, न आंचना, न किसी से राय विमर्श लेना, कुछ नहीं। सोचते सोचते तुरंत अपना स्याही पैड मंगवाने लगता था, कलम मंगवाने लगता था, लाओ फरमान जारी कर दो, हो गया। इसने जो है, जो सबसे इसके असफलता के जो सबसे कारण रहे हैं, ये असफल क्यों रहा है, इसके मूर्खता के कारण। मूर्खान से ऐसे कारण थे जिसके कारण इतना पढ़ा लिखा योग्य शासक होते हुए भी मोहम्मद बिन तुगलक असफल हो गया। वो यही था, उसका सबसे पहला ये था कि कर वृद्धि, कर इसने बढ़ा दिया था। 1/2 लेने, पहले जो खिलजी वंश के शासकों ने जो है 1/3, 1/5 इतने तक कर लेते थे, कि मतलब 5 मौनी तोहार, 1 मौनी हमारा। लेकिन इसने कहा कि न, आधा आधा, अगर 1 बोरिया धान तैयार है तो आधा तू ले, आधा हम ले। अब भाई क्यों पड़ता थोड़ा पड़े,
बेचारा इतना मेहनत करके खेती बाड़ी किया है, पैदा किया है, ये कहीं ना आधा तूले वादा हम कर ले, यही गड़बड़ हो गया। तो इसने जो कर बढ़ा दिया वो सबसे खतरनाक रीजन साबित हुआ, सबसे खतरनाक। दूसरा इसका जो था वो राजधानी परिवर्तन करना। अब बताओ, क्योंकि दिल्ली में जब रहता था तो दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते थे, और ये जब जो चाहता था अपना नियम फॉलो करा देता था, नियम लागू कर देता था। तो दिल्ली के लोग पढ़े लिखे थे और इस पगलेटवा को सब गरियाते थे, बहुत खराब है ये जब सुना कि अरे ऐसा बात है, तो इसने क्या किया, तुरंत कहा दिल्ली ठीक नहीं है, कि दिल्ली जो है वो ठीक नहीं है, हम एक काम करते हैं, दिल्ली से चलते हैं दौलताबाद, देवगिरी जिसको कहते हैं। अब बताओ, दो ही कारण था, एक कारण और भी था, यही बगले मंगोल रहते थे, जब होता था आक्रमण कर देते थे इसके ऊपर। तो इसका भी डर था कि मंगोल आक्रमण कर देंगे हमारे ऊपर, और यहाँ के लोग हमको गरियाते वरियाते हैं, काम करो चलो दौलताबाद चलते हैं। तो ये कहा किए एकदम चटकती धूप में। अब बताओ, बाराती जाए खाएगा क्यों, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहने, फिट बढ़िया ब्लेजर व्लेजर लगाए, परफ्यूम वर्फ्यूम मारे, आए मई जून की महीना में अगर 12 बजे बारात निकाल दियो और कह दियो पैदल चलो, तो बताओ कितना कठोर नियम लागू किया था इसने कहा था कि कोई रुकेगा नहीं, ऐसे ना चाहते कि हम दिल्ली में रुका रहे ना, बिल्कुल नहीं, दिल्ली से चलना है सबको दौलताबाद। अब भैया ऐसे लेके चले सबका पूरा जत्था, लेके चले, जाते जाते बताओ बीच में विंध्याचल के पहाड़ी वहाड़ी है, नदी वदी है, पठार वठार, वही बीच है वहां की एकदम मई जून की महीना। अरे तुमका लाइन जाए रहा भैया, तो तू मरवा दिशा में लगे चला गए होते हो, कवन जरूरत रही तुमका मई व जून चटकती धूप में, तब उतना नहीं थी कि चाबी है, तब नहीं था ये सब घोड़ा हाथी पैदल रथ जाते थे। अब जाते 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 इनके आधा सैनिक मर गए, आधा बचिन देखिए एकदम संतोष पागल वाला दिमाग था इसका। अब आधा देखिए मर गया था, बचा है, तो पूछे लगे कि क्या हुआ भैया, कहीं स्वभाव का मर गया था, और यहाँ पहुंचे तो चूंकि शासन करने दिक्कत भी होने लगी थी, कहीं नहीं बात बा, कहीं हाँ कहीं ने काम करो फिर वापस चलो। अब बताओ, आधा जोन बचा कुचा रही में लौटानी जाके मर गए। 1327 के आसपास की घटना है, आधा तो आवत आवत मर गए। दिल्ली से दौलताबाद, कई बार पूछा गया है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाया था, कई कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है कि दौलताबाद किसकी राजधानी बनी थी, दिल्ली सल्तनत यही तो आपका कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया था। ये केरल के आसपास पड़ता है, कर्नाटक के आसपास पड़ता है। और यहां से फिर जो है, यहां से फिर ये कहा कि जो बच्चे कुचे हैं उनको लेकर चला, आधा आवत मर गए रही, आधा आवत आवत मर गए, और जो बचा कुचा रही आधा जात पे मर गए, तो पूरा मर हो रहा है, बहुत कम लोग बचे। अब जब दिल्ली में आए तो देखा इन्होंने कि बहुत कम संख्या सेना बची, अब हम क्या करें, तो एक तो इस तरीके से इसकी रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई। अगला इसका जो था सांकेतिक मुद्रा। अब बताओ, ये जो बचा कुचारा सांकेतिक, जैसे आजकल 500 रुपए नोट ले लो, इतनी बड़ी नोट खुद का देखे उस पर देखोगे तो उसपे ऐसे घुमा हुआ देखोगे तो उसमें 500 कहीं लिखा रहता है, कहीं कोई निशान बना रहता है, ऐसे तमाम चीजें होती हैं, और कुछ नकली हो तो मत न बना रहे। तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया, तो संकेत वाला मतलब उसमें विशेष संकेत होता था, तो वही हिसाब से बहुत संकेत वाली मुद्रा खूब फर्जी वाली प्रसारित हो गई, सबके पास मुद्रा ही मुद्रा, बहुत महंगाई आ गई। इसने कहा है हम तो चलाए थे सांकेतिक वाली मुद्रा, और ये तो गड़बड़ हो गया, कहा सब काम करो, तुम लोग सांकेतिक वाली मुद्रा हमको दे दो, और सोना चांदी जो है उसके बदले में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इकट्ठा कराते कराते जितना इन्होंने मुद्रा बांटा था उससे ढेर सारी मुद्राएं इकट्ठा हो गई, इनके खजानों खाली हो गया। अब बताओ, मतलब जो सोना चांदी था वो इनके चला गया। देखो तुगलकी नीति कैसी होती है। और सुनो, इस तरीके से ये भी फेल हो गया इनका। अगला देखिए, खुरासान अभियान। अब बताओ, जो बचा कुचा रहा खुरासान अभियान, कहीं कि चलो आक्रमण करेंगे, और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हमला करते हैं। अब की चला ये इसका हम सोचते हैं चलो ठीक, ये वाला इसका जो अभियान था हमें थोड़ा पसंद आया, क्योंकि जब तक राजा हो युद्ध नहीं करोगे तब तक वैसे बना रहो शाकाहारी, कुछ मिले मिलावे नहीं है। राजा का मतलब युद्ध करो, और युद्ध में परास्त करो, और परास्त करके जीत लो, ले लो जो कुछ है।
उसका मतलब होता है युद्ध। अब भाई कोई आर्मी जवान है और लिए AK-47 बिल्कुल तैनात है, कहीं किंचू पेड़ ऐसे हिले ना धर 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 मार दो, वैसे हवाइये चले तब जाओ देखो कि के रहा के ना है। अब ऐसा नहीं कि पता लगा पत्ती कोई हीला है, आतंकवादी बैठा तो तुम जाओ झांको के है भैया, तब तक तुम्हारी ठाए से उल्टी। इस तरीके से जो है कुल मिलाकर के युद्ध इसी नीति पे जीता जाता है। इसने कहा चलो ठीक है, अब इसने 3 लाख से अधिक 3.5 लाख सैनिकों को, इसने 3.5 लाख सैनिकों को 1 साल का वेतन दे दिया। कहा लेकिन कहीं जाना वाना नहीं किसी को, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग बिल्कुल मुस्तैद रहोगे। अब बताओ 3.5 लाख सैनिक का 1 साल का नगद वेतन बिल्कुल दिए फिट। अब कहीं किसी जाना वाना नहीं, जैसे कहीं युद्ध छिड़ता है तो जो भी जितने भी रेजिमेंट्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, जितनी आर्मी होती है, सबकी छुट्टी निरस्त, सब बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। ऐसे ही इसने 3.5 लाख सैनिकों को बिल्कुल अलर्ट मोड पे कर दिया। अब कहा था अब युद्ध, अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, अब सैनिक के घर से फोन आवे लगा, अरे एगो हरावरा वहीं रहो जाओ। नई समस्या खड़ी होगी भाई, 4-4, 5-5 महीना, 5 महीना बीता, फिर 6ठे महीना सोचे अब होगा युद्ध, तब वो नहीं हुआ। 7 महीना बीत गया, अब एकदम सैनिक लोग एकदम उबिया गए, कहीं एकदम पगले है का, हम लोगों को एकदम रोक के रखा है, या तो युद्ध करे या तो जाए छुट्टी देकर, लेकिन ये छुट्टी देता नहीं ना किसी को, क्यों छुट्टी न दे। अब लास्ट में 10 महीना जब बीत गया तो ये हुआ जो है, इसने 10 महीना बीता, एकदम घरों वाले सैनिक क्यों भी आएंगे का उतरे नहीं है, क्योंकि भाई वेतन ले चुका है, एडवांस पहले से लेके पैसा बैठा है, युद्ध लड़ता है। अब ये हुआ आधा बीमार पड़ गया वहां, और ये हुआ चलो युद्ध किया जाए, पता लगा 10 महीना बीतत जहां युद्ध करेगा का हुआ हाथ मिलाएंगे कि हम तुम दोस्त थे। अब बताओ युद्ध हो निरस्त होगा, और गुस्सा लगी, एकदम पगले है का जो तुमका युद्ध ना करे रहा, कौन जिन्होंने हमें सबका से रोके रखा है। यहां भी देखो इसकी नीति यहां भी फेल हो गई, और इसको सब जितना सैनिक है सब गरिया वाले नहीं ना है, हमका गरिया वाले क्यों फिर इसका दिमाग घूमा, कहा चलो ठीक है, ये कराची अभियान पर भेज दिया जो कि हिमालय उस पार है। अब बताओ, कहा चलो वहां पे लड़ो। अब कराची अभियान क्योंकि हिमालय उस पार था, और हिमालय में इसको भेजना चाहिए था, हिमालय में क्योंकि ठंडा प्रदेश होता है, हिमालय वाले बर्फ जमी रहती पहाड़ियों पर, तो इसको मई जून में भेजना चाहिए था, लेकिन ये नवंबर दिसंबर में भेज दिया। बताओ जहां कोहिरा बदली एकदम -30 डिग्री, जैसे पानी रखो तुरंत बर्फ। अब बताओ मन भेज दी सैनिक करके जाओ, तो आधा रास्तों में मरी गई। तो ये भी इसका अभियान जो है ये पूरे तरीके से फेल हो गया। इस तरीके से 5 अभियान इसके एकदम बिल्कुल था तो बहुत बढ़िया सोच का, लेकिन सब फेल हो गए। इसीलिए जो है कहा जाता तुगलकी फरमान, ये किसी से कुछ पूछता आस्ता नहीं था, जब जो मर्जी आए लाओ हमारा सही पैड करो, तुरंत फरमान जारी, जाओ करो। इस तरीके से जो है तुगलकी फरमान जो चला बिल्कुल कारगर नहीं हुआ, और यही इसके पतन का कारण, इसका शासनकाल बहुत अच्छा चल नहीं पाया। सोचा तो सब, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत था, पूरे दिल्ली सल्तनत में ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है, सबसे ज्यादा, लेकिन नीति इसकी इतनी गड़बड़ थी कि एकदम बिल्कुल चल नहीं पाई। चलिए इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। कृषि विभाग में इसने क्या किया, दीवान एक कोही या अमीर एक कोही, का से कोही का से कृषि, इसका इसने जो है निर्माण कराया। तो कृषि विभाग में इसने भी बहुत अच्छी पहल की और अमल भी किया, और कुल मिलाकर के कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान था। का दिन बैल दिन ले जा भैया, बैल जोता, अब ट्रैक्टर नहीं रहा है तो बैलों से जोता, बैलों से बंटवा दिया, बीज दिया, सिंचाई की व्यवस्था कर दिया, लेकिन असफल होएंगे। काहे? क्योंकि इसने जो अधिकारी नियुक्त किए थे, ये बताओ खूब बढ़िया जोता है हवा खेत, बढ़िया एकदम बरकनी वाला हुए, उसमें आलू बोए दियो, ऐठी कुछ गणना वाला खेत हुए, ओका जोता है मन आलू बोए दियो, तो पैदा तो मन हो जो ना कुछ गणना थोड़ा हो। और ये सभी अधिकारी जो चयन किए खेत का, ऊसर बंजर बांगर चयन किए, तो चाहे कितनो सिंचाई कर दे, खाद डाल दो, बढ़िया वाला बीज वो पैदा हो।
तो वही कारण था कि बेचारे का ये भी कृषि विभाग में जो इसने अपना एक बहुत अच्छा सा नियम बनाया था, ये भी फेल हो गए इसका, यह नहीं चला। एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, कई बार ये पूछा गया कंपटीशन में, तो बहुत बार ये पूछ लिया गया, इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था, जिसको इसने दिल्ली का काजी बना दिया था। और रेहला इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इब्न बतूता आया हुआ था। दिल्ली का काजी बना दिया गया था, बाद में इसको जो है चीन का राजदूत बना करके भेज दिया गया था, राजदूत बना करके इसको चीन भेजा गया था। तो इब्न बतूता से यही 2-3 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। आगे देखिए, दिल्ली से जो दौलताबाद बना था, इसके बारे में बड़ा कुछ रोचक तथ्य है। ये दक्षिण भारत में विजय के लिए निकला था। दक्षिण भारत में जो है ये कुल मिला के विजय के लिए जो निकला था, इसमें सबसे खास बात यह है कि जब वहां से आया तो ये बहमनी राज्य और विजयनगर दो में टूट गया। विजयनगर हिंदुओं का था, बिल्कुल नहीं चला, तो वहां से कभी गए तो वहां बहुत विद्रोह होने लगा और 2 राज्य बन गए, एक विजयनगर एक बहमनी राज्य। वही विजयनगर जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, हम्पी इसकी राजधानी थी। और जब तो विजयनगर और बहमनी, तो विजयनगर जो था वो हिंदुओं का था, बहमनी जो था वो मुस्लिमों का था। ये 2 राज्य बन गए, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, और उनके बीच में एक नदी थी। और इसका जो विवाद का कारण था वो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा ये दोआब के कारण, क्योंकि बहुत उपजाऊ भूमि थी, उसी के लिए लड़ाई होती थी दोनों में, बहमनी राज्य में और कुल मिलाकर के विजयनगर में। क्योंकि यही इनके विवाद की मूल जड़ यही थी, तुंगभद्रा दोआब, पूछा गया प्रश्नों में, कई बार आया है। तो इसी के कारण दोनों में सारे इसके कारण है, क्योंकि इधर हिंदू रहते थे, इधर मुस्लिम रहते थे। फिर विजयनगर का बाद में विघटन हो गया था, जिसमें आपका गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर, तमाम जो छोटे छोटे नगर बने हैं, इसी विजयनगर का विघटन के स्वरूप बने हैं। और इसमें जो है कुल मिलाकर के इसका विघटन हो गया था और छोटे छोटे नगर बन गए थे। तो विजयनगर और बहमनी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एकदम देखना नहीं पसंद करते थे किसी को। दक्षिण भारतीय राज्य थे, और उस समय बहमनी राज्य में जब बंटवारा हुआ था तो अलाउद्दीन बहमन वहां का शासक था, इसीलिए इसको बहमनी राज्य बोला गया। अलाउद्दीन बहमन वहां का शासक था, इसीलिए इसको बहमनी राज्य बोला गया। इसके बाद में 1351 ईस्वी में क्या हुआ कि सिंध क्षेत्र में विद्रोह हुआ, और उस सिंध क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए वो फट्टा नामक था, तो ये जो है इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए गए, और वहीं पर जो है इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई कुल मिलाकर। और इनकी जब जीवन लीला समाप्त, इतना परेशान कर दिया था लोगों को, ये इतना परेशान कर दिया था लोगों को कि बदाऊनी थे, उन्होंने लिखा था कि अनंतता लोगों को उससे और उसे लोगों को, अनंतता उससे लोगों को और लोगों से उसे मुक्ति मिल गई। इतना ज्यादा परेशान करके रखा था कौन? यही आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पढ़ा लिखा तो बहुत था। तो इस प्रकार से तुगलक वंश के पहले भाग में हम इन दोनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो शासक हैं उनको तुगलक वंश के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।